हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें। रमन की ये गलती ने इशिता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस इंसान से इशिता ने बार बार दूर रहने को कहा था, उसी के जाल में रमन इतनी बुरी तरह फंस गया कि आज उसकी अपनी पत्नी को हथकड़ी पहनकर पुलिस के साथ जाना पड़ा। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इशिता को पता था ये दिन आएगा, पर रमन ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। जब रात का वक्त था और घर में पार्टी की रौनक थी, तब रोहन कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर मनी बेहद खुश हो जाता है। रोहन कहता है कि पापा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में खुशियों का माहौल था, हंसी थी, जश्न था, लेकिन इसी जश्न के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। घर के बाहर जो हो रहा था वो अंदर की हर खुशी को तहस नहस करने के लिए काफी था। इसी बीच भल्ला को एक कॉल आता है और जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं, इशिता उन्हें रोकती है और कहती है कि पापा जी, इतनी रात को आप क्यों जा रहे हैं? तब भल्ला कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम रहो, मैं जाती हूँ। और इशिता तुरंत कहती है कि रमन की कार तो मेरी कार है ना, मैं ही चली जाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अभी गई और अभी वापस आ गई। इशिता को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी पलट देने वाला है। इशिता जब उस जगह पहुंचती है और लोगों से कहती है कि ये फूल वगैरह जो है इन्हें डिक्की में रख दीजिए, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है मैम, डिक्की खुली हुई है, रख दीजिए। जैसे ही डिक्की खुलती है, इशिता की नज़रें वहाँ पड़ती हैं और वहाँ 2 बड़े बड़े बैग पड़े होते हैं। इशिता सोचती है कि ठीक है, हटा देती हूँ, फूल रख देती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो उन बैगों को हटाने की कोशिश करती है तो वो टस से मस नहीं होते। इतने वजनदार बैग कि इशिता के हाथ भी नहीं हिलते। इशिता परेशान हो जाती है और जैसे ही वो थोड़ा और जोर लगाती है, उसके हाथ पर कुछ लग जाता है। वो नीचे देखती है तो उसके हाथ पर खून है, लाल ताज़ा खून। इशिता एकदम घबरा जाती है। उसके मुंह से निकलता है, हे भगवान, ये क्या है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। वो एक पल के लिए वहीं ठिठक जाती है, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर हिम्मत करके वो दोबारा डिक्की के पास जाती है, डिक्की खोलती है और इस बार पूरी तरह अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है। उसके मुंह से निकलता है, आखिर इसमें है क्या? और जैसे ही उसे अंदर की चीज़ दिखती है, वो इतनी घबरा जाती है कि उसके पाँव ज़मीन पर जम जाते हैं। वो रमन को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है, नंबर डायल करने तक जाती है, लेकिन रुक जाती है। रमन को अभी यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। पार्टी है, घर में लोग हैं, और अगर रमन यहाँ आया तो सब जान जाएंगे। इशिता उसी ऑफिस के पास खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, रमन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि उस इंसान से दूर रहो, उससे हाथ मत मिलाओ, उससे काम मत करो, उस पर भरोसा मत करो, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और आज वो वक्त आ गया जिससे मैं डरती थी। इशिता जैसे ही उस बैग को और ध्यान से देखती है, उसे कुछ याद आता है। वो चेहरे, वो लोग, ये वही 2 लोग हैं जिनकी शादी मंदिर में हुई थी, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इशिता ने खुद अपने हाथों से लिखवाई थी। इशिता ने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, पुलिस में रिपोर्ट की थी, उनके जाने का दुख मनाया था, और आज वही लोग रमन की कार की डिक्की में। इशिता का दिल डूब जाता है। वो कांपते होठों से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी उसी लम्हे में गजेंद्र का फ़ोन आता है। रमन फ़ोन उठाता है और कहता है कि यार, आज मेरे घर में पार्टी है, मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, बाद में बात करते हैं। लेकिन गजेंद्र रुकने वाला नहीं है। वो सीधे कहता है कि रमन, याद रखो, तुमने मुझसे 25 करोड़ रुपए लिए हैं। सोच लो कि तुम क्या करोगे, वरना मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा, सारा भंडा फोड़ दूंगा। और रमन के पास कोई रास्ता नहीं होता। मजबूरी में वो कहता है, ठीक है, हम आ रहे हैं। रमन नीचे आता है और अपनी कार की चाबी ढूंढने लगता है। तभी भल्ला साहब आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारी कार तो इशिता लेकर गई है। रमन एकदम भड़क उठता है, मेरी कार लेकर वो क्यों चली गई, बिना बताए, आज के दिन, अभी? रमन किसी तरह वहां पहुंचता है जहां इशिता है। दोनों आमने सामने होते हैं, पर रमन इशिता से बात करने के मूड में नहीं है। वो कहता है, तुम अपना पर्सनल देखो, मैं अपना देखता हूँ, तुम बस यहाँ से जाओ और ये फूलों की टोकरी रटाओ। तभी इशिता कहती है, रमन, एक बार डिक्की में देखो, बस एक बार। मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया था, इतनी बार कहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। और जैसे ही दोनों के बीच ये बातें हो रही होती हैं, सामने से तेज रोशनी आती है। वो रोशनी किसी आम गाड़ी की नहीं है, वो पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस के साथ और कोई नहीं, सुधा है। जैसे ही इशिता सुधा को देखती है, सब कुछ उसकी समझ में आ जाता है। सारी चाल,
सारी साजिश, सारा खेल। सुधा ने ये सब प्लान किया था। उसने जानबूझकर इशिता को उस कार तक पहुंचाया, पुलिस को बुलाया और अब वो यहाँ खड़ी है अपनी जीत देखने के लिए। इशिता के मन में एक ही बात आती है, रमन को बचाना होगा किसी भी कीमत पर। पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि आपकी कार की तलाशी लेनी होगी। इशिता आगे बढ़ती है और कहती है, तलाशी? किस बात की तलाशी? आपको पता है हमने कितना काम किया है, कितनी मदद की है आप लोगों की, ये तलाशी का क्या मतलब है? तभी सुधा बीच में आती है और इंस्पेक्टर साहब से कहती है, आप इनकी चाबी लीजिए और डिक्की में देखिए, मैंने जो कहा था वो सच है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। रमन और इशिता दोनों परेशान हो जाते हैं। रमन कहता है, इसमें है क्या? ये लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? लेकिन पुलिस नहीं मानती। डिक्की खुलती है और सामने वो दोनों बड़े बैग। सबके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर की आंखें भर जाती हैं। सुधा की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और रमन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तभी इशिता आगे बढ़ती है और कहती है, मैं हूं ना, मैं कन्फेस कर रही हूँ, ये सब मैंने किया है, तो मेरे पति पर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हो? सुधा हैरान रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि इशिता रमन को क्यों बचा रही है। रमन तो इशिता से बात भी ठीक से नहीं करता, उसे प्यार नहीं देता, उसकी बात नहीं सुनता, फिर भी इशिता उसके लिए अपनी आज़ादी कुर्बान करने को तैयार है। यही है एक पतिव्रता औरत का दिल। रमन खुद आगे बढ़ता है और कहता है, इशिता तुम क्यों जाओगी जेल? ये मैंने किया है, मैं जाऊंगा। इशिता रुकती नहीं, वो कहती है, मेरी कार है, मैं चला रही थी और मैंने इन दोनों को देखा था, इसलिए मैं कन्फेस कर रही हूँ, मैं जाऊंगी। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। एक जेल जाने से रोक रहा है, दूसरी जाने की जिद कर रही है। सुधा ये सब देख रही है और बीच में बोलती है, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, मैंने तो रमन को ही देखा था, रमन जाए। इशिता कहती है, बस करो, मैं हूं ना, मैं जा रही हूँ, इतना तामझाम मत करो। रमन आखिरी बार इशिता को रोकने की कोशिश करता है, उसके सामने आकर खड़ा होता है, हाथ पकड़ता है, पर इशिता नहीं मानती। वो पुलिस वालों से कहती है, इन्हें ले जाइए मुझे। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं और इशिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रमन बौखला जाता है, वो चीखना चाहता है, रोकना चाहता है, पर कर कुछ नहीं पाता। जब इशिता को पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं, तभी सुधा अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी है, जीत की मुस्कान है। उसने जो चाहा वो हो गया और रमन वहीं खड़ा है, अकेला, परेशान और पूरी तरह टूटा हुआ। जब इशिता से पूछताछ होती है तो इंस्पेक्टर साहब सीधे सवाल पर आते हैं। वो कहते हैं, मैम आपने ही उन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, आपने ही कहा था कि वो अगवा हो गए हैं और आज वही लोग आपकी कार की डिक्की में मिल रहे हैं, ये क्या माजरा है? पूरी सच्चाई बताइए। इशिता चुप है, वो रमन को बचाने के लिए जेल आई है, सच बताने नहीं। तभी रमन वहां पहुंचता है। वो इशिता के लिए गुजारिश करता है, इंस्पेक्टर से विनती करता है, पर इंस्पेक्टर साहब साफ कहते हैं, ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें भी अंदर कर लेंगे, समझ गए? जो भी करना है सोच समझ कर करो। और रमन को जबरदस्ती उस हवालात से बाहर निकाल दिया जाता है। इशिता जेल में है, रमन बाहर है और सुधा की साजिश काम कर गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में सुधा रमन के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तो तुम्हारी पत्नी जेल से बाहर आ सकती है। आखिर वो शर्त क्या है जो सुधा ने रमन के सामने रखी? क्या रमन वो शर्त मानेगा? क्या इशिता जेल से बाहर आ पाएगी? और क्या रमन को अब एहसास होगा कि उसकी पत्नी ने उसके लिए क्या कुर्बान किया?